नमस्कार दोस्तों, इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि इनफर्टिलिटी की समस्या में सबसे बड़ा कारण क्या देखने को मिलता है। दैट इज़ फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन कहती है कि 26 से 35% ऑफ इनफर्टाइल कपल्स आर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबल ब्लॉकेज और ट्यूबल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो बेसिकली ट्यूब्स में ऐसी क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं कि ट्यूब ब्लॉकेज हो जाए या ट्यूब्स में कोई स्वेलिंग हो जाए या ट्यूब्स काम नहीं कर रहे हैं या ट्यूब में एग्लूटिनेशन हो जाए वगैरह वगैरह, जो बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि आपकी ट्यूब्स अच्छी नहीं है इसलिए आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम उन सारे के सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो आपके ट्यूब्स को इम्पैक्ट कर सकती हैं। सबसे बड़ा कारण आज के समय में जो देखने को मिलता है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस की समस्या इस एरा में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एंडोमेट्रियोसिस में ट्यूबल ब्लॉकेज क्यों होती है इसको समझते हैं। बेसिकली एंडोमेट्रियोसिस की समस्या में जो गर्भाशय की परत रहती है, ये गर्भाशय की परत आपके ट्यूब्स में जाकर इंटरनली डेवलप करने लगेगी। अगर ये एंडोमेट्रियल टिश्यू आपके ट्यूब्स में डेवलप करेगा तो ट्यूब का इंटरनल पैसेज जो है वो बहुत ही माइन्यूट हो जाएगा और धीरे धीरे वो एडहेशन से ब्लॉक हो जाता है। तो एंडोमेट्रियोसिस की समस्या इस तरीके से आपको ट्यूबल ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है। हर एंडोमेट्रियोसिस को पेशेंट को ट्यूबल ब्लॉकेज होता है ऐसा नहीं है, लेकिन जिन लोगों में एंडोमेट्रियोसिस धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है तो वो कौन से पार्ट में एंडोमेट्रियोसिस इफेक्ट दिखा रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री है तो ट्यूबल ब्लॉकेज को इग्नोर ना करें और ट्यूब्स का टेस्ट जरूर करा लें। सेकेंड, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। कई बार मेल पार्टनर्स को कुछ सेक्सुअल इश्यूज रहते हैं, इन्फेक्शंस रहते हैं जैसे कि गोनोरिया, जैसे क्लैमिडिया। तो अगर ऐसे इन्फेक्शंस मेल पार्टनर को हैं तो वो आपको आ सकते हैं। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रिलेशन है, यानी कि आप अनमैरिड थे तब आपको नहीं रहेंगे या फिर जब तक आपने इंटरकोर्स नहीं किया आपकी बॉडी में एंटर नहीं करेंगे, लेकिन वंस दे एंटर तो ये ट्यूब्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं, ये यूट्राइन इन्फेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड, वेजाइनल इन्फेक्शंस। वेजाइनल इन्फेक्शंस आजकल वर्किंग फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि आप एयरपोर्ट्स पे वॉशरूम्स यूज़ कर रहे हो, आप मेट्रोज पे यूज़ कर रहे हो, आप ऑफिस में एक ही वॉशरूम्स कई फीमेल्स इकट्ठा शेयर कर रही होती हैं। ऑलमोस्ट 25-30 फीमेल्स के लिए कॉमन वॉशरूम रहता है। कुछ ऑफिस में तो मेल और फीमेल के लिए भी कॉमन वॉशरूम्स रहते हैं। तो फीमेल योनी यानी फीमेल वेजाइना जो है वो इन्फेक्शंस को बहुत प्रोन टू हो जाती है और ऐसे लोगों में बार बार इन्फेक्शंस होते हैं। हर वेजाइनल इन्फेक्शन आपको सिम्टम दे ऐसा जरूरी नहीं होता है, लेकिन वो आपके ट्यूब्स को किसी भी लेवल तक इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए वर्किंग फीमेल्स में ये वेजाइनल इन्फेक्शंस ट्यूबल ब्लॉकेज में बहुत कॉमन कॉजेस बन जाते हैं जो कई बार एसिम्टोमेटिक भी रहते हैं। PID, जब ये इन्फेक्शंस बहुत तेज़ी से यूट्रस को बाईपास कर जाएं और आपके पेल्विक एरिया में ट्रैवल कर जाते हैं तो इसे PID कहते हैं, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। अगर मेरे ये 2 फिंगर्स हैं और इसमें स्वेलिंग आ जाए, इसमें स्वेलिंग आ जाए तो बीच का जो पैसेज है वो चला जाएगा। सेम वे में अगर आपके ट्यूब्स की जो मसल्स हैं वो भी स्वलन हो जाएं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाए तो आपकी ट्यूब ब्लॉकेज बहुत कॉमनली हो जाती है। इस तरीके की ब्लॉकेज मेडिसिन से ही रिकवर होने में बहुत कॉमनली हमने देखा होता है। कई बार पेशेंट्स देते हैं पहले हमारी ट्यूब बंद आई थी, दोबारा HSG किया तो हमारी ओपन आ गई थी। तो जब इस तरीके के वेजाइनल इन्फ्लेमेशंस या फिर आपके पेल्विक इन्फ्लेमेशंस की वजह से ट्यूब ब्लॉकेज होता है तो एलोपैथिक साइंस में बहुत बार प्लासेंट्रेक्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं या कुछ और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, या आयुर्वेद में हम शोथर मेडिसिन देते हैं या पित्त शमन मेडिसिन देते हैं तो उससे भी रिकवर कर जाता है। लेकिन ये ट्यूबल ब्लॉकेज क्रिएट करने में बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, PID की प्रॉब्लम बहुत बार अगर लंबा टाइम पड़े रहे तो हाइड्रोसल्पिंग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। हाइड्रोसल्पिंग्स यानी कि आपके ट्यूब्स में, आपकी आम भाषा में बोलें तो आपके नलों में पानी भर जाना। हाइड्रोसल्पिंग्स की अगर समस्या हो जाए तो वो ट्यूब्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर जाता है और बहुत बार उसकी रिकवरी मुश्किल हो जाती है। 60% हाइड्रोसल्पिंग्स ही रिकवर हो पाता है, अदरवाइज ट्यूब्स इतनी डैमेज हो जाती हैं कि उन्हें क्लिप करना पड़ता है या उन्हें काट के निकाल देना पड़ता है, जिसे ट्यूबेक्टमी कहते हैं। नेक्स्ट, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। अगर किसी को भी पास्ट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री रही है तो आप अपनी दूसरी ट्यूब को टेस्ट कराना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वो आपकी दूसरी टिश्यू ट्यूब में भी स्कारिंग क्रिएट कर सकता है। ट्यूब्स के अंदर वो टिश्यूज जो हैं वो एक्यूमुलेट हो सकते हैं, एडहेशंस क्रिएट कर सकते हैं और वो आपकी सेकेंड ट्यूब को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको एक ट्यूब में एक्टोपिक हुआ है तो एक्टोपिक के रीजन तो हो सकते हैं कि आपकी वो ट्यूब फंक्शनल ना हो या फिर
वो ट्यूब ऑलरेडी इन्फेक्शन की वजह से नॉन फंक्शनल जोन में थी, इसीलिए वहाँ पर जो बेबी बना वो उसके आगे मूवमेंट नहीं कर पाया और एक्टॉपिक हो गई, वो ट्यूब चली गई। तो ऐसी स्थिति में अगर आप सेकेंड ट्यूब से भी प्लान करेंगे और वो भी चली गई तो इन फ्यूचर नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस नहीं रहेंगे। इसलिए जब तक आप दोबारा दूसरी ट्यूब को चेक नहीं कर लेते, एक्टॉपिक की हिस्ट्री वाले पेशेंट्स के लिए मेरी ये खास एक हिदायत है कि आप वापस प्रेगनेंसी प्लान ना करें, वरना रिकरेंट एक्टॉपिक होता रहेगा और आपकी दोनों ट्यूब्स चली जाएंगी और आप नेचुरल कंसीव करने के सारे चांसेस जो हैं वो खो देंगे। नेक्स्ट, रिकरेंट यूटीआई। रिकरेंट यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। बहुत बार हम सोचते हैं कि यूरिन के इन्फेक्शन का ट्यूब के इन्फेक्शन से क्या लेना देना। यूरिन का इन्फेक्शन यानी हमारा ब्लैडर और हमारा ट्यूब्स का जो पैसेज है, यानी हमारे यूट्रस के अंदर का जो पैसेज है योनि, वो बहुत ही पास है। तो जब ब्लैडर में इन्फेक्शंस होते हैं तो वो आपके ट्यूब्स और आपके यूट्रस में भी इन्फेक्शन ट्रैवल करने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और ये वाइस एंड वर्सा भी होता है। विजाइनल इन्फेक्शंस वाले पेशेंट्स को भी कई बार रिकरेंट यूटीआई रह सकता है। तो ऐसी कोई समस्या है तो भी ट्यूब्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं और ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, हिस्ट्री ऑफ कॉक्स। टीबी की हिस्ट्री अगर आपको रही है, मतलब मैं अपनी प्रैक्टिस में बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो ट्यूबल ब्लॉकेज और डैमेज हमने देखा है, अगर किसी को पास्ट में किसी भी तरीके की ट्यूबरक्लोसिस रही है, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस आपका चेस्ट का रहा हो, चाहे वो आपका एब्डोमेन का रहा हो, चाहे आपका बोन टीबी रहा हो, चाहे आपका स्पाइन टीबी रहा हो, कहीं ना कहीं ट्यूबरक्लोसिस का इम्पैक्ट फीमेल्स को यूट्रस पे देखने को मिलता है। तो अगर टीबी का हिस्ट्री है तो आप ट्यूब्स को इग्नोर बिल्कुल ना करें। एक बार प्रिकॉशनरी ट्यूब टेस्ट जरूर करा लें। शादी के 4 साल बाद, 5 साल बाद ट्यूब का टेस्ट कराने से बेहतर अगर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री में कभी रहा था तो तुरंत चेक कर लें, क्योंकि उससे आपके ट्यूब्स की एक्चुअल हेल्थ आपको पता चल जाएगी और आपका काफ़ी सारा समय जो है वो बच जाएगा। टीबी अगर धीरे धीरे बहुत ग्रो कर रहा होता है तो वो आपके गर्भाशय को भी इस हद तक खराब कर सकता है कि फिर आप कभी भी प्रेगनेंसी ही अचीव नहीं कर पाते। आपकी गर्भाशय की परत, गर्भाशय को परत को बनाने वाले ग्लैंड्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और आपको दिक्कत हो सकती है। देन कम्स टू सम अदर फैक्टर्स जो कि इन्फेक्शन रिलेटेड नहीं है, लाइक ट्यूबल लाइगेशन। अगर आपको पहला बच्चा हुआ था, दूसरा बच्चा हुआ और उसके बाद आपको थर्ड नहीं प्लान करना था तो आपने ट्यूब्स को क्लिप करा लिया, ट्यूब्स को लाइगेट करा लिया। उस स्थिति में आपको वो ट्यूब को रीओपन करने की कैपेसिटी होती है, यानी ट्यूबल रीकैनुलेशन किया जाता है। लेकिन अगर ये लाइगेशन बहुत लंबा है, मतलब काफ़ी साल पहले किया था, तो उसमें ट्यूब्स की फंक्शनैलिटी रिवाइव होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ये लाइगेशन आप सिर्फ सर्जरी से ही वापस से रिमूव करवा सकते हैं, यानी रीकैनुलेशन सिर्फ सर्जरी से कर सकते हैं। इसको आप नेचुरल तरीके से रिकवर नहीं कर पाते हैं। देन कम्स कंजेनाइटल एनोमलीज। बहुत बार लोगों में यूनिकॉर्नेट यूट्रस होता है जिसमें एक ट्यूब जो है आपको बाय बर्थ होती ही नहीं है, रूडिमेंट्री रहती है, या फिर वो ट्यूब आपकी बचपन से बंद रहती है। कभी कभी दोनों ट्यूब्स भी रूडिमेंट्री हो सकते हैं। दीज आर द रेयरेस्ट केसेस कि ट्यूब है ही नहीं, ये वाली स्थिति। लेकिन दीज कंजेनाइटल एनोमलीज आर फाउंड इन 0.1% केसेस, लेकिन होती है। यूनिकॉर्नेट यूट्रस में एक ही ट्यूब ओपन होती है, दूसरी ट्यूब नहीं होती है, वो रूडिमेंट्री होती है, वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती है। यूनिकॉर्नेट मतलब आपका गर्भाशय का आधा हिस्सा ही काम कर रहा है, दूसरा आधा हिस्सा जो है वो प्रॉपरली डेवलप्ड ही नहीं है। तो इस तरीके की एनोमलीज भी देखने को मिलती हैं। लास्ट पॉइंट, प्रीवियस एबॉर्शंस। अगर आपको प्रीवियस एबॉर्शंस की हिस्ट्री रही है तो भी आप ट्यूब्स को टेस्ट कर लें। अगर आपको प्रीवियस एबॉर्शन को 1 साल हो गया, आपने वापस ट्राई कर लिया, आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मेरी ट्यूब तो पहले ओपन थी, अब ये बंद नहीं हो सकती है। एबॉर्शन के बाद गर्भाशय की योनि का जो मुख होता है वो काफ़ी समय तक खुला रहता है और वो इन्फेक्शंस के प्रोन होता है। उस समय महिला को इम्यूनिटी जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, तो वो एक रीज़न हो सकता है पोस्ट एबॉर्शन जो है वो ट्यूबल ब्लॉकेज होने का। एंड सेकेंड, सेम टिश्यू स्कारिंग। एबॉर्शन के टाइम पे अगर डीएनसी किया है, कुछ टिश्यूज उधर चले गए हैं या स्कारिंग हो गई है या एडहेशंस हो गए हैं, तो भी आपके ट्यूबल ब्लॉकेज जो है वो हो सकती है। सो आज हमने ये सभी कारणों की बात करी जो ट्यूबल ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी की समस्या है तो एक बार अपने अंदर जरूर झांकिए, इन इन्फेक्शंस के बारे में या इन रीजंस के बारे में सोचिए, और अगर ऐसे किसी भी रीजन से आप गुजरे हैं तो अपना ट्यूब का टेस्ट करा के अपनी इनफर्टिलिटी की जर्नी को कट शॉर्ट कीजिए और अपनी प्रेगनेंसी जल्दी अचीव कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।